तो प्रिंटिंग मोर मनी विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेस, इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। लिहाजा अगर कौमों को अमीर होना है तो उन्हें ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक डाइवर्सिफाइड इकॉनमी बनानी पड़ेगी, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रिंटिंग मोर मनी इज़ नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन टू पॉवर्टी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं ज़ुहैब खान हूँ और आप देख रहे हैं द इनर फाइनेंशियल विजडम। वाई कांट पुअर नेशन कैन प्रिंट मोर मनी एंड बिकम रिच। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि गरीब मुल्क ज़्यादा पैसा छापें, अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और अमीर हो जाएं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हो सकता है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे और हमें ऐसा करने से कौन रोक रहा है। इसके लिए हमें एक बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने की ज़रूरत है और उसके बाद चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। वो बेसिक कंसेप्ट है कि प्राइसिंग कैसे सेट की जाती है और इसमें डिमांड एंड सप्लाई का क्या रोल होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक टाइम पीस है जो कि एक ख़ानदानी टाइम पीस है और वो बड़ा कीमती है, और एक दिन आप फैसला करते हैं कि मुझे पैसे चाहिए और मैं उसे सेल कर देता हूँ। आप उसकी प्राइस कोट करते हैं, कहीं पे एडवर्टीज़ करते हैं जो कि 10,000 PKR है, और उसके बाद आप सो जाते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो आपके घर के बाहर एक लाइन लगी होती है और लोग उसे ख़रीदना चाहते हैं, और उस दिन आपको पता चलता है कि ये टाइम पीस कितना कीमती था। और आप लोगों की डिमांड को देखते हुए और उस चीज़ की कीमत को देखते हुए, उसकी वैल्यू को देखते हुए आप उसकी प्राइस बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाते हैं लोगों की डिमांड कम होती जाती है और बाहर लगी हुई लाइन कम होती जाती है, यहाँ तक कि आप उसकी प्राइस 1 लाख पे ले जाते हैं और बाहर सिर्फ एक आदमी मौजूद होता है जो 1 लाख में भी उस टाइम पीस को बाय करने के लिए तैयार होता है। दिस इज़ डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ पे आपकी डिमांड और सप्लाई मैच करती है वहाँ पे आप उस चीज़ की प्राइस रखते हैं। आपने अपनी प्राइस को बढ़ाया यहाँ तक कि आप उसकी डिमांड को मीट कर सकें, जो कि सिर्फ एक आदमी रह गया, और आपके पास सप्लाई में भी सिर्फ एक टाइम पीस था। दिस इज़ डिमांड एंड सप्लाई। सो अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना शुरू कर देंगे तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। दे विल बाय मोर हाउसेज, मोर एनर्जी प्रोडक्ट्स, मोर हेल्थ एंड एजुकेशन पे वो इन्वेस्ट करेंगे, वो ज़्यादा फूड आइटम्स लेंगे और डे टू डे आइटम्स ज़्यादा लेंगे। और अगर उसके मुकाबले में जो सप्लायर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो सेम अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल करेंगे तो उसकी वजह से उन्हें अपनी प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी टू मीट दैट डिमांड। So printing more money will lead to increase in prices. It will lead to inflation. Inflation is the increase in prices. Printing more money will not lead to decrease in poverty. बल्कि बाज़-औक़ात इससे न सिर्फ इन्फ्लेशन होती है बल्कि हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है, जिसमें आपकी इकॉनमी क्रैश कर जाती है, जिसमें आपकी करेंसी क्रैश कर जाती है और आपकी प्राइसेस स्काई रॉकेटेड चली जाती हैं। सो अगर किसी मुल्क ने अमीर होना है तो उसे ज़्यादा पैसा छापने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसे ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। लेकिन ये इन्फ्लेशन क्या होती है? एक इकोनॉमिस्ट है मिल्टन फ्रीडमैन, वो ये कहता है कि इन्फ्लेशन इज़ कॉज्ड बाय टू मच मनी चेजिंग आफ्टर टू फ्यू गुड्स। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन उस सिनेरियो में होती है जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा थोड़ी चीज़ों को चेज़ कर रहा होता है। इन्फ्लेशन के दौरान में आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाती है, परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी डिक्रीज़ हो जाती है। इन्फ्लेशन में चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं, लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ कर जाती है और परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। अगर सिर्फ यूएस को ही देखें तो 1900 में यूएस का डॉलर जो $100 है, वो अगर किसी ने उस वक्त रखा होता तो 2020 में उसकी वैल्यू $3.06 थी, जी शॉकिंग। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ उस वक्त $3.06 में ख़रीदी जा सकती थी वो आज खरीदने के लिए $100 आपको चाहिए हैं। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान को देख लें तो 2003 के स्टार्ट में पेट्रोल की जो प्राइसेस थी वो तकरीबन 32 रुपीज़ के अराउंड थी, और आज एग्जैक्टली 20 साल के बाद वो प्राइसेस 282 रुपीज़ के पास हैं। तो दिस इज़ द डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी और इंक्रीज़ इन द प्राइसेस ऑफ द करेंसी। लेकिन ये इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं? इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक तरीका है CPI इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या होता है? ये एक इंडेक्स एक बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आप समझ लें। ये वो गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो नॉर्मली एक हाउस होल्ड जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल करता है। तो सो फॉर एग्जांपल इसमें आपकी फूड की चीज़ें, आपकी हाउस रिलेटेड चीज़ें, आपकी डे टू डे आइटम्स, आपकी एनर्जी की आइटम्स, मेडिकल हेल्थ और आपकी जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो भी आप गुड्स और सर्विसेज लेते हो। सो लेट्स से ये बास्केट ऑफ गुड्स जो है जिसमें गुड्स और सर्विसेज आती हैं, ये 2021 में फॉर एग्जांपल 50,000 में ख़रीद लेते थे, और 2022 में इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए आपको 55,000 पे करने पड़ते हैं। तो 10% का इंक्रीज़ आया है आपकी बास्केट ऑफ गुड्स में। सो 10% प्राइसेस इंक्रीज़ कर गई हैं, या 10% से आपकी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई है, या 10% से आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ कर गई है। तो इसका मतलब है कि 2021 से 22 के दरमियान में आपकी इन्फ्लेशन जो है वो 10% हो गई है। मिसाल के तौर पे एक बाज़ार है
जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं जहाँ से वो मुख्तलिफ़ अशिया और जो खिदमात हैं यानी गुड्स और सर्विसेज हैं वो वहाँ से ख़रीदते हैं। तो मिसाल के तौर पे वहाँ पे लोगों के पास सबके पास मिला के 1 लाख रुपया है और गुड्स और सर्विसेज मौजूद हैं वो 1000 हैं। तो इस हिसाब से एक चीज़ की एवरेज प्राइस जो होगी वो 100 रुपीज़ बन जाएगी। अब एक दिन एक आदमी आता है और वो लोगों के दरमियान में 1 लाख रुपया बांट के चला जाता है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लोगों के जो बीच में डिमांड्स है उन गुड्स और सर्विसेज की वो एकदम से इंक्रीज़ कर जाएगी और लोग रोटी, कपड़ा, मकान और दीगर जो अशिया ज़रूरत हैं वो ख़रीदने के लिए चले जाएंगे दुकानों पे। लेकिन दुकानों के ऊपर जो गुड्स और सर्विसेज हैं, जो भी चीज़ें अशिया ज़रूरत हैं वो 1000 ही हैं और पहले भी 1000 ही थी। तो दुकानदार क्या करेंगे? वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे टू मीट द डिमांड ऑफ द पीपल। तो जब अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ करते जाएंगे वहाँ तक इंक्रीज़ करेंगे कि लोग फिर भी उनसे आके वही 1000 अशिया ख़रीदें। तो जैसे पहले लोग 1 लाख रुपये लेके 1000 अशिया ख़रीदने जाते थे, तो अब लोग 2 लाख रुपये लेके 1000 अशिया ही ख़रीदने जाएँ, यहाँ तक वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो बेसिकली वो अपनी प्राइसेस को डबल कर देंगे टू मीट दैट डिमांड। इस केस में क्या हुआ कि जब डिमांड इंक्रीज़ हुई तो सप्लायर्स ने अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ करना शुरू कर दी टू मीट द डिमांड और इस वजह से वहाँ पे इन्फ्लेशन अकर हुई है। इस इन्फ्लेशन को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो डिमांड के इंक्रीज़ होने की वजह से होती है। यही इन्फ्लेशन आपने कोविड के दिनों में भी ऑब्ज़र्व की थी, जब मास्क और सैनिटाइजर्स की प्राइस जो थी वो बहुत इंक्रीज़ कर गई थी क्योंकि एकदम से डिमांड में इंक्रीज़ आया था। इसी तरह की डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंडिया में ऑब्ज़र्व की गई थी 2010-11 में, जब उनकी जीडीपी जो थी वो ओवर 8% ग्रो कर रही थी। तो टू अ सर्टन एक्सटेंट जो इन्फ्लेशन डिमांड के इंक्रीज़ होने से आती है वो हेल्दी कंसिडर की जाती है, बिकॉज दिस इज़ अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कि इकॉनमी ग्रो कर रही है। लेकिन टू अ सर्टन एक्सटेंट अगर कंपनी की कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाए, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं और कंपनी उस वजह से अपनी प्राइसेस बढ़ा देती है, इस इन्फ्लेशन को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और इस वजह से भी मार्केट में चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती है। यूएस में ये इन्फ्लेशन ऑब्जर्व की गई थी 1970s में, जब ऑयल क्राइसिस आए थे और ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ कर गई थी तो बहुत सारी कंपनियों ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी थी। इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो गरीब आदमी के ऊपर होता है और आम आदमी और लेमैन के ऊपर होता है। उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है, और अगर उसके पास सेविंग्स कैश में हो तो उनकी परचेजिंग पावर डिक्रीज़ कर जाती है, उसको महंगाई से सबसे ज़्यादा हिट आता है। बिजनेसेस को भी इन्फ्लेशन से हिट होता है, वो नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, उनके लिए नए लोन्स लेना मुश्किल हो जाता है, नए बिजनेसेस शुरू करना मुश्किल हो जाता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि डिमांड कम हो जाती है और वो एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करते हैं और उनके लिए बिज़नेस में सस्टेनेबल रहना मुश्किल हो जाता है। इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान तक या दुनिया के कुछ मुल्कों की हद तक नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में है और एक बड़ा इकनॉमिक इंडिकेटर है। पाकिस्तान में जो रीसेंट इन्फ्लेशन मार्च में ऑब्जर्व की गई है वो तकरीबन 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आई है। यूएस में, यूके में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन रिसेंटली चली गई थी और अब वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह यूएस में भी इन्फ्लेशन हाई थी 9% तक और अब उसे कंट्रोल करते हुए नीचे लेके आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए या इन्फ्लेशन ज़ीरो होनी चाहिए या इन्फ्लेशन नेगेटिव में होनी चाहिए? तो इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि कुछ पॉइंट्स इन्फ्लेशन के होने चाहिए फॉर एन हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि अगर कुछ पॉइंट्स इन्फ्लेशन के होंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे रिटर्न जनरेट करने के लिए, लोग बिजनेसेस बिल्डअप करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स इन्फ्लेशन के होने चाहिए। और कॉमनली इट इज़ बिलीव्ड कि फॉर डेवलप्ड कंट्री 1 to 2% इन्फ्लेशन इज़ हेल्थी और डेवलपिंग कंट्रीज़ 5 to 7% इन्फ्लेशन इज़ हेल्थी अनलेस स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ज़्यादा पैसा प्रिंट कर लेने से कौमें अमीर नहीं हो जाती, बल्कि बाज़ इससे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है जिसमें आपकी करेंसी बिल्कुल वर्थलेस हो जाती है, जैसे जिम्बाब्वे में 2007-8 में हुआ था और वहाँ पे लोग इस तरह से बाज़ार से चीज़ें ख़रीदने जाते थे। तो जब गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करती है और वो आपको देती है तो लोगों में चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन अगर उसके मुताबिक जो मार्केट में चीज़ें हैं, गुड्स और सर्विसेज हैं, वो इंक्रीज़ नहीं हो रही तो लोगों को मज़ीद पैसा चाहिए होता है और गवर्नमेंट फिर मज़ीद पैसा छापती है और वो एक विशियस साइकिल में चली जाती है। लिहाजा अगर कौमों को अमीर होना है तो उन्हें ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक डिवर्सिफाइड इकॉनमी बनानी पड़ेगी, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रिंटिंग मोर मनी इज़ नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन टू पॉवर्टी। Thank you very much. Your feedbacks are always appreciated.